Hi guys, welcome to Flambo In-Law. So today's session we are gonna study LLP Act 2008, Limited Liability Partnership Act 2008. तो सेक्शन 1 बोलता है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है. इसकी इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on such date as central government may in notification in official gazette notify. तो ऑफिशियल गैजेट में कब नोटिफाई हुआ था? 31 मार्च 2009. अब इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाएंगे. सो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है डी. इसका क्लॉज डी क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट. सो एलएलपी जो होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है. पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है? पार्टनरशिप क्या पार्टनर्स से सेपरेट होता है? नहीं, बट एलएलपी पार्टनर्स से सेपरेट होता है. परपेचुअल सक्सेशन होता है. इसमें कंपनी लॉ के बहुत सारे जो भी कंपनी के रिक्विजिट्स होते हैं वो एलएलपी में भी होते हैं, बहुत सारे रिक्विजिट्स. तो इसलिए इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू कंपनी लॉ. तो एलएलपी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड इन आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट इन इंडिया जो भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी, जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होगी बट बाहर वर्क कर रही होगी बट इंडिया इंडिया की ही एलएलपी होगी. एंड इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, मतलब जो भी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट्स होते हैं, मतलब जो कि सिंगल लोगों से गवर्न होते हैं, जो कि 1% कंपनी जैसे है, वो सब इसमें नहीं आएंगी. देन कॉर्पोरेट सोसाइटीज इसमें नहीं आएंगी. और भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी नहीं है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. देन 2M पे आएंगे. फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? जो कि फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर हुई है बट प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है उसका? इंडिया है. तो उनको बोलते हैं फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि अपने एलएलपी एक्ट में अप्लाई होती है, अभी अपन ने देखा था जो. देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वो एलएलपी होता है. देन क्लॉज ओ क्या बोलता है? एलएलपी अग्रीमेंट. कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच डिटरमाइंस म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी का अग्रीमेंट, एंड कंपनी और पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, एंड पार्टनर्स में इंडिविजुअली उन लोगों के बीच भी हो सकता है. उनका राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करता है. तो म्यूचुअली जो उनका अग्रीड होता है, जो भी लाइबिलिटीज होंगी, उनकी राइट्स होंगी, ड्यूटीज होंगी एलएलपी की तरफ, वो सब अग्रीमेंट में डिफाइंड होती हैं ऑलरेडी. देन उनको एलएलपी मेंशन करना होगा. जहाँ पर भी वो कंपनी का नाम, अगर फर्म का नाम कहीं यूज़ करेंगे तो उन्हें पीछे एक्रोनिम एलएलएम डालना पड़ेगा. देन पी क्या बोलता है? नेम इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. किसी भी इंडिविजुअल का फोन नेम, मिडिल नेम, सर नेम, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड नेम. देन क्यू क्या बोलता है? पार्टनर. कौन हो सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी का पार्टनर? एनीवन हु बिकम्स अ पार्टनर, जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसने अपना अग्रीमेंट में नाम सब्सक्राइब किया हो, वो पार्टनर होता है. अब स्केड्यूल में देखेंगे कि
स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? जिसका कंट्रीब्यूशन, मतलब सारे पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, इट डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज एंड सच अमाउंट डज नॉट एक्सीड एनी सच हायर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। तो कंपनी एक्ट में स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की भी बात करी गई है एलएलपी में। The turnover of which as per the statement of account of insolvency, जिसका प्रीसीडिंग ईयर में जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी होगा वो 40 लाख रुपीज एक्सीड नहीं करेगा, तो वो स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगा। देन ट्राइब्यूनल कौन कौन से होंगे? एनसीएलटी जो कंपनी लॉ के ट्राइब्यूनल्स है, एंड एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलिंग ट्राइब्यूनल फॉर द अपील्स। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बॉडी इनकॉर्पोरेट होती है, ये सेक्शन 3 में दिया गया है कि कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये हमने कंपनी लॉ के प्रोविजंस में देखा था। लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील मतलब पार्टनर से सेपरेट होती है ना कंपनी। कंपनी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, वैसे ही एलएलपी का रहता है। इट कैन बी स्यूड एंड कैन स्यू इन इट्स ओन नेम। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन होता है कि पार्टनर्स चेंज होते रहेंगे। डेथ हो गई अगर किसी पार्टनर की तो एलएलपी बंद नहीं होगा, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, चलता ही जाएगा। देन एनी चेंज इन पार्टनर of limited liability partnership shall not affect existence, rights and liability of limited liability partnership। पार्टनर्स का स्टेटस अगर चेंज हुआ, किसी भी पार्टनर ने अगर सीज टू बी इन एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनर ही नहीं रहा, वो सीज टू बी एज अ पार्टनर, देन तब भी कंपनी के एलएलपी के राइट्स एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंडियन पार्टनरशिप का कोई भी प्रोविजन इधर अप्लाई नहीं होगा। shall not apply to limited liability partnership। देन पार्टनर्स कौन कौन होते हैं? एनी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनर बन सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। और कब वो पार्टनर नहीं बन सकते, उसका क्या क्राइटेरिया है? ही विल नॉट बी अ पार्टनर इफ ही इज फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड बता दिया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। एंड एट एनी टाइम अगर पार्टनर्स 2 से कम होंगे और एक पार्टनर ही एलएलपी चला रहा होगा फॉर मोर देन 6 months, देन जो वो पर्सन होगा ना, जो मोर देन 6 months चला रहा होगा अकेला एलएलपी को, ही विल बी पर्सनली लायबल for any obligation of LLP incurred during that period। जो भी obligations वगैरह अराइज होंगे उस पीरियड में, तो वो पर्सनली लाइबल होगा। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में। उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए और एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। जहाँ पर एक पार्टनर है, एक इंडिविजुअल है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में क्या होगा? जो इनके नॉमिनीज होंगे,
दे विल एक्ट एज बॉडी कॉर्पोरेट के जो भी नॉमिनीज होंगे, दे विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट, दो पर्सन्स होने चाहिए, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। एक भले ही रेजिडेंट ना हो इंडिया का, एनआरआई हो या कोई भी फॉरेन नेशनल हो, पर एक पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। बट तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स के एक्ट में तो अलग होता है कि 180 डेज उसने इंडिया में बताया होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है 120 डेज का क्राइटेरिया है कि उसने 120 डेज इंडिया में स्पेंड करना चाहिए, तब जाके वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है। देन इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बोलता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे ऑब्वियसली। देन स्टेट्स दैट ईच पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम बताता है कि ये पर्सन इस टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, तो वो जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोलता है वैसा ही होगा। जो वो बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा किस टाइम पे, वो उस टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाया जाएगा। अब किसी का कंसेंट नहीं है अगर, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या? तो नहीं, उसे प्रायर अपना कंसेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। अब कोई भी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हुआ है तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास पूरे पर्टिकुलर्स पहुंच जाने चाहिए, डिटेल्स पहुंच जानी चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बना है उसकी, विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। देन एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर कब एलिजिबल होगा? जब वो सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट जो भी एलएलपी की है वो सेटिस्फाई करेगा। देन जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होंगी? तो सेक्शन 8 ये बोलता है कि जो भी एक्ट, मैटर, थिंग जो कि एलएलपी का अग्रीमेंट उसे ऑथराइज करता है करने का, अगर वो एक्ट वो कर रहा है तो वो पर्सन उसी एक्ट के लिए लायबल होगा। एंड उसकी लायबिलिटीज क्या होगी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ डूइंग ऑल एक्ट्स, मैटर्स एंड थिंग्स as required to be done, like filing of documents, return, statement, ये सारी चीज़ें फाइल करने का उसका ड्यूटी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी। और जो भी पेनल्टीज उस पे लगी है एलएलपी पे, ही विल बी लायबल टू पे दोज पेनल्टीज ऑल्सो। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है? चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अगर वैकेंसी आ जाती है, अगर किसी भी पार्टनर ने रिज़ाइन कर दिया तो विद इन 30 डेज, या किसी की डेथ हो गई तो विद इन 30 डेज वैकेंसी को फिल करना ज़रूरी होता है। अब जब कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया गया है तो जो भी अदर पार्टनर्स होंगे उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाएगा। जो भी नॉर्मल पार्टनर्स जो होंगे उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोला जाएगा, अगर कोई भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बचा है तो। देन अब इसकी पेनल्टी क्या होगी? अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट नहीं हुए 30 डेज के अंदर, उनका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, देन उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? 10,000 रुपीज़। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ये, बहुत दिन तक नहीं हुआ तो 100 रुपीज़ फॉर ईच डे, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1 लाख रुपीज़ जा सकता है एलएलपी के ऊपर, एंड 50,000 रुपीज़ ईच पार्टनर के ऊपर। देन सेक्शन 11 में आ जाओ।
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? टू और मोर पर्सन जब लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनको अपना नेम सब्सक्राइब करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, तभी वो पार्टनर्स बन पाएंगे। देन उन्हें जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा, जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार है जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, और जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी वो उन्हें पे करनी पड़ेगी। और जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी वो सबमिट कर रहे हैं उसके साथ एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि कोई भी बना सकता है, एडवोकेट, CS, CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी बना सकता है ये स्टेटमेंट, या फिर वो पर्सन ही बना सकता है जो कि जिसका नेम सब्सक्राइब्ड है, कि ये लिख के कि सारी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट की पूरी कंप्लाई हो रही हैं। देन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा? इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स नेम उसमें लिखा होगा ऑलरेडी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो भी नाम रहेगा पूरा। देन जो भी उनका बिजनेस मॉडल है वो रहेगा, एड्रेस रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का जहाँ पर उसके जो भी पोस्ट वगैरह होंगे वहाँ जाएंगे। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन, जो भी पार्टनर्स होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, उनका नेम एड्रेस। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देन कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की है। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है तो वो ही शैल बी पनिशेबल विद अ टर्म विच कैन एक्सटेंड टू 2 years। 2 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है, और 10,000 तक का फाइन विच कैन एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज मिल सकता है। 10,000 से 5 लाख तक का फाइन एंड 2 साल तक की सजा मिल सकती है। अब अगर सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लाई हो रही हैं इनकॉर्पोरेशन की, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में, तो रजिस्ट्रार विद इन 14 days, सेक्शन 12 बोल रहा है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तो जो भी सेक्शन 11 की जो भी सारी रिक्विजिट्स हैं, जो कि रिक्वायरमेंट हैं, जो भी कंप्लाई हो रही हैं, तो विद इन 14 days रजिस्टर कर देगा इनकॉर्पोरेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और LLP को रजिस्टर कर देगा। देन एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा दैट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट बाय नेम स्पेसिफाइड देयरिन, जो भी उसका नाम होगा वो स्पेसिफाइड होगा वो सर्टिफिकेट पे। देन द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट स्टेटमेंट डिलीवर्ड बाय, तो हमने ये देखा था CA, CS, ये सब स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट बना के देगा कि इस एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं, तो वो स्टेटमेंट एज एन एविडेंस होगा रजिस्ट्रार के पास कि इस एक्ट की सारी जो भी क्लॉजेज हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं। देन द सर्टिफिकेट इशूड शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार, जो भी सर्टिफिकेट वो इशू करके देगा LLP के नाम के साथ, वो उस पे नीचे रजिस्ट्रार का साइन होगा और सील होगी। अब ये जो सर्टिफिकेट होगा इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ कि LLP जो है इनकॉर्पोरेट हो चुका है उस नाम के साथ, जो भी उसका नाम है। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? तो सेक्शन 14 बोलता है अगर कोई भी LLP रजिस्टर हो गया है तो इट कैन बी sued and it can sue and can be sued in its own name. It can hold a property, own a property, acquire a property, develop, dispose of a property, whether movable, immovable, tangible, intangible. It shall have a common seal. Then जो भी बिजनेस वो कंडक्ट कर रही है, एक्ट्स एंड थिंग्स, वो दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू लॉफुली।
अब सेक्शन 15 क्या बोलता है? नेम, जो भी पार्टनर एलएलपी का जो भी नाम होगा उसके बाद एक्रोनिम लगाना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा कि उसके बाद एलएलपी लगे. नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज़ अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल या किसी और एलएलपी से आइडेंटिकल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. और हर नाम के बाद एलएलपी आना ज़रूरी है. अगर वो कहीं भी ऑफिशियली अपना फर्म का नाम यूज़ कर रहे हैं तो ही दे शैल मेंशन एलएलपी. देन मूविंग अहेड, सेक्शन 22 डायरेक्ट. 22 क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स. तो एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि उनको अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करना पड़ता है इन अकॉर्डिंग्स विद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. और ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी थी कि इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. तो ये तो एकदम बेसिक है. अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा एंड अनसाउंड माइंड नहीं होगा, मेजर होगा, देन ही कैन सब्सक्राइब हिज नेम इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. जो भी उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी अंडर सेक्शन 23 रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स एलएलपी, दैट वुड बी डिसाइडेड इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होगा उसमें. अब जो भी चेंजेस होंगे अग्रीमेंट में, इट शुड बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड. और जो भी फीस होगी वो सबमिट करके. अब क्लास 3 क्या बोल रहा है कि कोई भी अग्रीमेंट हुआ होगा इन राइटिंग बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम. जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई भी अग्रीमेंट हुआ होगा, may impose liability on LLP. वो अग्रीमेंट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकता है LLP पे. अगर वो अग्रीमेंट जो है वो रेक्टिफाई हो गया है सारे पार्टनर से तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं हुआ है तो इट कैन इम्पोज ऑब्लिगेशन. आप कोई भी अगर राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं दी गई हैं अग्रीमेंट में तो इट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल. देन 24 क्या बोलता है? सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. कैसे सीज हो सकता है? अगर उसे पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू नहीं करनी है विथ अदर पार्टनर्स तो वो क्या कर सकता है? एक नोटिस प्रोवाइड कर सकता है ऑफ नॉट लेस देन 30 days. 30 days तक का एक नोटिस प्रोवाइड कर सकता है कि ही इज रिजाइनिंग एज अ पार्टनर. तो वो रिजाइन कर देगा एंड ही विल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी. और कोई भी पर्सन ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है उसकी डेथ पे. एंड अगर एलएलपी डिसॉल्व हो गई है तब वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा. या फिर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया हो या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो तो वो ही विल सीज टू बी अ पार्टनर. when a person ceases to be a partner of LLP, जब वो सीज हो जाता है then उसकी कोई भी फॉर्मल जो की कोई भी उसकी पहले की जो भी उसका कंडक्ट होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा. और जो भी फॉर्मर पार्टनर है जिसने रिजाइन कर दिया है वो स्टिल पार्टनर कंसीडर होगा अगर उसने नोटिस प्रोवाइड नहीं किया कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें नोटिस प्रोवाइड नहीं किया उसने तब. और नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर्स हैज सीज्ड टू. जब वो नोटिस रजिस्ट्रार को भी प्रोवाइड करना पड़ता है और बाकी पार्टनर्स को भी पता होना चाहिए कि दैट ही इज ऑन अ नोटिस पीरियड. वो उसके बाद सीज हो जाएगा टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी.
जो भी उसका कंडक्ट होगा पहले, जब उसका, जैसे उसने 1 जुलाई को बोल अपना नोटिस दिया कि आई वॉन्ट टू रिज़ाइन, तो 30th को वो रिज़ाइन हो जाएगा। अब ये 30th तक जो भी उसका कंडक्ट होगा उसके लिए वो लायबल होगा। अब 5th क्या बोल रहा है, क्लॉज 5, वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP ceases to be a partner, the former partner और कोई भी फॉर्मर पार्टनर को उसका इक्वल अमाउंट टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो उसने किया है वो मिलेगा, एंड उसकी जो शेयर है उसके राइट के अकॉर्डिंग उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी होगा वो उसे मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉसेस। कौन सी डेट तक, जब तक वो पार्टनर था तब तक। जब वो सीज हो जाएगा एज अ पार्टनर तो उसका कंपनी LLP के मैनेजमेंट में कोई उसका राइट नहीं होगा इंटरफेयर करने का। बस यही बोलता है सेक्शन 24। देन कमिंग ऑन टू सेक्शन 26, पार्टनर एज एजेंट। तो क्या कोई भी पर्सन LLP का पार्टनर है बट वो क्या एक दूसरे के पार्टनर एजेंट हो सकते हैं? जो पार्टनर्स हैं LLP के वो एज अ एजेंट वर्क करते हैं, बट वो एक दूसरे के एजेंट वर्क नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिहाफ पे वर्क नहीं कर सकते। तो यही बोलता है सेक्शन 26। सेक्शन 27, एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कब लाइबल नहीं होगी, व्हेन अ पार्टनर हैज डन समथिंग विच ही हैज नो अथॉरिटी टू डू। तब LLP की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी उस एक्ट की तरफ। जब उसे पता होगा कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट ये नहीं पता होगा कि अभी भी वो एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब उसने हो सकता है रिजाइन कर दिया हो पर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ हो, या फिर पूरा नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। देन क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कोई भी उसने रॉन्गफुल एक्ट किया हो या ओमिशन किया हो तो उसके लिए वो पूरा पूरा लायबल होगा। जो उसने अपनी अथॉरिटी के बाद कोई भी इन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट किया हो तो LLP भी लायबल होगी। तो अगर किसी ने इन कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी पार्टनर ने इन कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी ऐसा एक्ट किया हो रॉन्गफुल या ओमिशन किया हो विद इट्स अथॉरिटी के बियॉन्ड किया हो तो LLP लायबल नहीं होगी, पर अथॉरिटी के विद इन ही किया हो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन तब LLP लायबल होगी। देन क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP arising in contract shall be solely the obligation of LLP। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है LLP की ऑब्लिगेशन वो LLP की ही ऑब्लिगेशन होगी, पार्टनर्स की नहीं होगी। देन क्लॉज 4 बोल रहा है लाइबिलिटीज ऑफ LLP शैल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी लाइबिलिटीज होंगी LLP की वो कैसे पे ऑफ होंगी, जो भी LLP के नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको सेल ऑफ करके। देन एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अब कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी ऑब्लिगेशन के जस्ट बिकॉज ही इज अ पार्टनर इन LLP। अगर उसने कोई कंडक्ट ही नहीं किया हो तब भी वो उसे लायबल ठहरा दिया, ऐसा नहीं होता। देन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 27 क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट LLP की लायबिलिटी की बात करता है, जो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। LLP की पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्ट नहीं करेगी अगर कोई भी पार्टनर ने
अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया हो। देन सेक्शन 29 क्या बोलता है? होल्डिंग आउट की बात करता है। तो होल्डिंग आउट क्या होता है बेसिकली, कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा स्पोकन वर्ड से या रिटन वर्ड से या कंडक्ट से, अपने एक्ट से ऐसा लोगों को दिखाया कि वो पार्टनर है किसी एलएलपी का, और उसने कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव कर लिए किसी भी पर्सन से, या कुछ भी ऐसा अनड्यू एडवांटेज उठा लिया, तो वो पर्सन की लायबिलिटी होगी उसने जितना बेनिफिट कमाया है उतने तक की। जो भी उसने कंडक्ट किया है उस पर्सन की लायबिलिटी होगी। अब कोई भी पर्सन ऐसा दिखाता है कि मैं इस एलएलपी का मैं पार्टनर हूँ, और बैंक से मान लो लोन ले लेता है, तो उसने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो उसकी 10 लाख की लायबिलिटी होगी उस पर्सन की, भले ही वो पर्सन एलएलपी का पार्ट है कि नहीं है, वो तो नहीं है ना, बट वो अपने आप को दिखा रहा है। तो ये डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल अगर आपने पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ बात करता है, डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल, कि उस पर्सन की उस लायबिलिटी पे पूरा पूरा ऑब्लिगेशन होगा पे ऑफ करने का। अब कोई भी पर्सन का अगर डेथ हो गई है एंड देन उसका बिजनेस में अभी भी नाम रेक्टिफाई नहीं हुआ है, मतलब हटाया नहीं गया है, तो क्या जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हायर्स है, लीगल हायर, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई भी उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी क्या, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट की, जो भी एलएलपी का अगर बिजनेस होगा उसमें? तो ऐसा नहीं होता। देन मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 30, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अब किसी भी पर्सन ने किसी भी क्रेडिटर को डिफ्रॉड किया, किसी भी क्रेडिटर से पैसे ले लिए और लौटाए नहीं एलएलपी के नाम पे, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उस डेट को पे ऑफ करने की, या जो भी उस डेट से लाइबिलिटीज अराइज हो रही हैं उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उस पार्टनर की। और उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी की भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की भी लाइबिलिटी अराइज होगी। बट अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये इस्टेब्लिश कर देता है कि ये सब हुआ उसकी नॉलेज के बिना, मतलब मान लो 5 पार्टनर्स है, उसमें से एक ने फ्रॉड कर दिया, एक ने किसी के साथ किसी का पैसा खा लिया, और ये सब इन चारों को नहीं पता था, तो क्या पूरे एलएलपी की लाइबिलिटी होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर एलएलपी इस्टेब्लिश कर देता है कि हमारी अथॉरिटी और हमारी नॉलेज में नहीं था ये एक्ट, तो सिर्फ उस पर्सन की ही लाइबिलिटी होगी पे ऑफ करने की डेट जिसने लिया है, पूरे एलएलपी की नहीं होगी। बट अगर ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है एलएलपी, देन एलएलपी की भी लाइबिलिटी होगी और इस पर्सन की भी होगी जिसने फ्रॉड किया है। और जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व थे इस फ्रॉड में, उनको कितने तक की सज़ा मिल सकती है? 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, एंड फाइन अप नॉट लेस देन 50,000 विच कैन एक्सटेंड टू 5 लाख। 5 years तक की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड 5 लाख तक का फाइन इम्पोज हो सकता है उन पे। अब जिसकी भी लाइबिलिटी थी, वो लॉस और डैमेज जो भी उस पर्सन ने सफ़र किया है, क्रेडिटर ने, वो प्रोवाइड करेगा उसे। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी भी इन्वॉल्व है तो लिमिटेड लाइबिलिटी, और जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व है वो प्रोवाइड करेंगे कॉम्पनसेशन। देन फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर बनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है प्रॉपर्टी के थ्रू, कोई भी टैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, या फिर मनी के थ्रू, प्रॉमिसरी नोट्स, देन अदर अग्रीमेंट, कोई भी अदर अग्रीमेंट, कैश, प्रॉपर्टी,
कैसे भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब उनका जो भी अगर प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूशन होगा तो उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल के इट शैल बी अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसका मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगा वो ही उसके एलएलपी के अकाउंट्स में लिखा जाएगा। अब जो भी पर्सन्स हैं, पार्टनर्स हैं उसके एलएलपी के, उनका ये ऑब्लिगेशन होगा टू कंट्रीब्यूट सेक्शन 33 में एज पर द अग्रीमेंट। देन सेक्शन 34 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। एलएलपी को सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम में सब मेंटेन करने चाहिए फॉर ईच ईयर। और जो भी एलएलपी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए फॉर एनी पीरियड। अब जो भी ईयर एंड होता है उसके विद इन 6 मंथ्स क्या प्रिपेयर करना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। एट द लास्ट डेट जो भी उनका फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी स्टेटमेंट बनाना चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और हर साल वो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनेगा वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट होना चाहिए इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स एंड मैनर है उसमें रजिस्ट्रार के पास वो फाइल सबमिट होनी चाहिए और विद फीस, जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड होगी वो देके। देन अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी ऑडिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऑडिट होना चाहिए एज द रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर रजिस्ट्रार के पास जो भी अकाउंट्स का स्टेटमेंट है और जो हमने देखा था रजिस्ट्रार के पास हर साल सबमिट होना चाहिए अकाउंट्स का स्टेटमेंट एंड सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट, अगर वो नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी 100 रुपये हर दिन के अप टू 1 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ फॉर एवरी पार्टनर। अगर अकाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी नहीं रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं हर साल तो उसकी पेनल्टी होगी 100 रुपीज़। जब से नहीं किया है तब से 100 रुपीज़ हर दिन का लगेगा अप टू 1 लाख रुपीज़ पर एलएलपी एंड 50,000 रुपीज़ पर पार्टनर। अगर स्टेटमेंट बनाया ही नहीं है तब कितनी पेनल्टी लगेगी? 25,000 से 5 लाख तक की। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन पे 1 लाख तक का फाइन लग सकता है अगर उन्होंने या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाया ही नहीं है या ऑडिट नहीं हुआ है तब। अब अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर क्या बनाना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगा जो कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट होता है। एनुअल रिटर्न ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्ट्रार 60 डेज विद इन द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर वो फेल हो जाता है एनुअल रिटर्न बनाने के लिए तो उस पर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़ ईच डे की अप टू 1 लाख रुपीज़ एंड 50,000 ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर। देन पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सेक्शन 37। अगर किसी ने भी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स रिटर्न या कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है तो उसकी क्या पेनल्टी होगी? ही शैल बी पनिशेबल विद 2 साल का पनिशमेंट एंड फाइन अप टू 5 lakhs, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़।
डायरेक्टली कमिंग टू सेक्शन 42, पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। अब कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो हाँ, पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं किसी एलएलपी का पार्टनर हूँ, देन मैं अपना हाफ, कुछ परसेंटेज वो ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या मैं अपना पूरा का पूरा राइट, मेरा पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। और वो इंटरेस्ट क्या होगा? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रांसफ़र या तो मैं होलली या इन पार्ट ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अगर मैंने अपना राइट अगर ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वाइंड अप हो रहा है एलएलपी का। अब अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो जो भी ट्रांसफ़र ही होगा, वो जो भी एक्टिविटीज़ है, मैनेजमेंट है, उसमें पार्ट ले सकेगा, पार्टिसिपेट कर सकेगा। देन 43 क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ एलएलपी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी। अगर ट्रिब्यूनल के पास, अगर सुओ मोटो ट्रिब्यूनल खुद डायरेक्ट करता है कि हाँ इंस्पेक्शन होना चाहिए, या फिर एप्लीकेशन रिसीव होती है फ्रॉम नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जो भी होंगे, मतलब अगर 10 पार्टनर है तो उसका 1/5 क्या होगा? 2। तो ऐसे 2 लोगों से अगर रिसीव हो गया ट्रिब्यूनल को कि इंस्पेक्शन होना चाहिए into the affairs of limited liability partnership, तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर एनी कोर्ट बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस एलएलपी पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कॉम्पिटेंट पर्सन को, वन और मोर, टू इंस्पेक्ट एंड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी, और उसे कोर्ट में रिपोर्ट किया जाए। अब ये क्लॉज 3 वही बात बोल रहा है, कब अपॉइंट होगा? जब 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स एप्लीकेशन लिखेंगे कोर्ट को विद सपोर्टिंग एविडेंस एंड सिक्योरिटी अमाउंट की इंस्पेक्शन होना चाहिए, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही एक एप्लीकेशन बनाएगी फर्म की तरफ से कि अफेयर्स में, एलएलपी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट फ्रॉड करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा मिसकंडक्ट हो रहा है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर रजिस्ट्रार ने कोई रिपोर्ट दी कि मिसकंडक्ट हो रहा है इस एलएलपी में, तब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अब ऐसा अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है उस एलएलपी के वाइंड अप का। देन सेक्शन 55 पे आएंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम फर्म इनटू एलएलपी। कोई भी फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद दिस सेकेंड शेड्यूल। कोई भी प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड शेड्यूल, एंड कोई भी अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द फोर्थ शेड्यूल। अनलिस्टेड कंपनी हो सकती है बट लिस्टेड कंपनी कभी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होती है। देन रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। अब ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ये देखेगा कि सारे स्केड्यूल से कंप्लाई हो रहा है क्या और प्रोविजन से कंप्लाई हो रहा है क्या। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो वो सारे चेक करेगा कि सर्टिफिकेट, देन उसके बाद सब कुछ अगर कंप्लाई हो रहा है, इन कंप्लायंस विद दिस एक्ट है, तो वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा रजिस्ट्रेशन का कि ये अब एलएलपी बन चुकी है फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन दिस सर्टिफिकेट। अब अगर इसका एलएलपी में कन्वर्जन हो जाता है तो वो, अगर पार्टनरशिप फर्म थी
तो जो भी रजिस्ट्रार होगा फर्म्स का, या कंपनी थी तो कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार होगा उसको बताया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा दैट इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू LLP विद इन 15 days, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, कंपनी अगर कन्वर्ट हो रही है तो उसकी जो पार्टनर्स हैं, अगर कंपनी है अनलिस्टेड तो जो भी शेयर होल्डर्स है वो पार्टनर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल में दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। देन अपॉन सच कन्वर्जन, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन कैसे होंगे, जैसे कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। अब जो भी फर्म्स की या लिमिटेड लाइबिलिटी अगर पार्टनरशिप थी या कोई भी कंपनी थी, उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी, राइट्स प्रिविलेजेस, जो भी एसेट्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे LLP के एसेट्स राइट्स प्रिविलेजेस में विदाउट फर्दर अश्योरेंस एक्ट और डीड, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। है ना। जो भी वो कंपनी होगी या फर्म होगी पार्टनरशिप, वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हट जाएगी। देन 59 क्या बोलता है कि जो भी फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होंगे उनके लिए कि उनका बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा या फिर उसका कहाँ प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होगा फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, तो उन्हें ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी इसके अकॉर्डिंग। देन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या तो वॉलेंटरीली होगी या ट्रिब्यूनल के थ्रू होगी या फिर LLP खुद डिसाइड करेगा, या तो पार्टनर्स के वॉलेंट्री उससे होगी डिसीजन से वाइंड अप, या LLP खुद डिसाइड करेगा या फिर ट्रिब्यूनल करेगा। अब ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन सुनाया, अगर इंस्पेक्शन में कुछ भी ऐसा फ्रॉडुलेंट आया तो ट्रिब्यूनल अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता है तो ये भी डिसीजन सुना सकता है कि उसे वाइंड अप किया जाए। देन द सर्कमस्टांसेस इन विच लिमिटेड लाइबिलिटी विल बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, कैसे कर सकती है, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और एक ही पर्सन उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर को, एक ही पार्टनर चला रहा है दो से कम पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है, बट 2 से कम हो गए, एक ही पार्टनर है, तो वाइंड अप के लिए बोल सकती है ट्राइब्यूनल। या फिर LLP ने अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कोई काम किया है जो कि स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर पे बात आ गई है, एनमिटी फैलाने की कोशिश की है, तब उसका वाइंड अप हो सकता है। या फिर उसने डिफॉल्ट किया है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी फाइल करने के, रजिस्ट्रार के लिए पास फाइल होता है जो, उसने वो डिफॉल्ट किया और फाइल नहीं किया है, और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तब उसे वाइंड अप के लिए बोल सकते हैं। या फिर अगर ट्रिब्यूनल को और कोई रीज़न ऐसा लगता है जो कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, तब उसका वाइंड अप हो सकता है। अगर एनक्लैट और कोई भी LLP अगर एनक्लैट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। That's it. These are the important provisions of LLP Act 2008. We'll meet with the next subject in the next session. So take care. Bye.